आपका रूटीन क्या रहता था? मुझे थोड़ा डेली रूटीन बताइए कि आप आरबीआई को कैसे टैकल कर पा रहे थे विद अ जॉब? सुबह 4:30 बजे उठना, 4:30 से पढ़ना 9 बजे तक, फिर ऑफिस जाना बचता था। वरना मैं जल्दी सोता था 9 साढ़े 9 तक, ताकि और तब 3:30 को उठूं और जल्दी उठूं। क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए मेरा प्रिपरेशन टिपिकल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ वाला ही था। यहाँ पे भी मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोला कि सिर्फ डेढ़ महीना पढ़ के हो गया था, बिकॉज मेरा प्रिपरेशन 2021 से चल रहा है। तो आपने टीचर्स के नाम लिए, देवर फैबुलस टीचर्स, बट इनका आपने कोई पेड कोर्स लिया था या यूट्यूब में फ्री में पढ़ा? नहीं, यूट्यूब फ्री। 2021 में जब फेलियर सब एग्जाम्स दिए, फेलियर्स काफी है, सिर्फ आईबीपीएस पीओ में बैंक ऑफ इंडिया निकला था। और 2022 में सब निकला था। आईबीपीएस पीओ में वापस कैनरा बैंक निकला, एसबीआई पीओ में भी सर ऑल इंडिया रैंक 21 आ गया था, एंड बाकी एसएससी सीजीएल निकला, सिडबी निकला, और अभी आरबीआई ग्रेड भी निकला। क्या बोलूं, मुझे आरबीआई के इंटरव्यू में पूछा गया था कि सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज हमारे बीच एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है। यूनिक क्यों? पहले तो इनका नाम बहुत ही यूनिक है। इनका नाम है देवनील, जो कि आज तक मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। उसी के साथ जो इनके अचीवमेंट्स हैं वो भी बहुत यूनिक है। मतलब जनरली हम ये सोचते हैं ना कि यार एक बंदा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया होगा, एक एग्जाम, दो एग्जाम। तो देवनील ने, मुझे ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव सरकारी एग्जाम जितने हैं सब निकाल लिए। एक दो छोड़े होंगे यूपीएससी पीएससी, एंड आई एम श्योर कि देवनील का वो भी प्लान होगा। तो देवनील से सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले देवनील, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैसे कर लेते हो भाई तुम इतना सारा? सर, पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। आरबीआई ग्रेड भी हमेशा से था सर, बट देन वही था कि आरबीआई ग्रेड भी अनसर्टेनिटी भी है। सीनियर्स लोग बोलते कि इंटरव्यू में अनसर्टेनिटी है, बहुत जगह अनसर्टेनिटी है। तो वही मैं बैकअप के चक्कर में मतलब काफी ज्यादा बैकअप्स ले लिए, लेकिन हाँ, गोल हमेशा आरबीआई था। अच्छा, तो इसमें देवनील, अभी जैसे मैंने आपकी थ्योरी सुनी, पूरा आपका बैकग्राउंड ये है कि आपने पहले बैंक एग्जाम निकाला, फिर आपने एसएससी सीजीएल निकाला, फिर आपने सिडबी निकाला, और फाइनली आप आरबीआई ग्रेड भी निकाला। तो ये जर्नी में सुनना चाहता हूँ, कितना टाइम हुआ बैंक एग्जाम और एसएससी निकाले हुए? और बैंक और एसएससी का भी एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि आपने बैंक और एसएससी की तैयारी साथ में करी थी या अलग अलग? ओके, तो सर इसके लिए गो बैक थोड़ा पीछे जाऊंगा। सर, मैं ग्रेजुएट किया था 2018 में, सो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी सिलचर। उसके बाद मैंने 2 साल आई वर्क इन एन आईटी कंपनी एज ए बिजनेस एनालिस्ट। तो सर फिर तब वही था कि मुझे एमबीए करना था, बट उस साल कैट 2020 दिया, देयर आई मेस्ड अप इन माय वीएआरसी, जो वीए सेक्शन मेरा स्ट्रांग पॉइंट है मैं मानता हूँ, बट मैं उस साल वो मैसअप कर लिया। तो मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 96.52 था, वो जो डिसेंट है। बट वही मुझे टॉप 5 कॉलेजेस से ही करना था। वो होता है ना कभी कभी कुछ वो होता सेम है। सेम, तो मेरा भी। फिर हाँ, हाँ, तो वो होने के बाद फिर मुझे लगा कि वही मुझे एसपीजेएमआर और बाकी कुछ कॉलेजेस नया आईएम से कॉल मिला। तो फिर मैं काफी कंफ्यूज था वो टाइम, मतलब वो जनवरी 2021 वाला फेज आफ्टर गिविंग कैट, कि क्या करना है, एक साल और ड्रॉप लेना है क्या कैट के लिए, या क्या करना है। दूसरी तरफ से माय माय फादर वर्क्स इन नबार्ड, सो आरबीआई का हमेशा से एक क्रेज घर में रहता ही था। तो वो तो था। इनफैक्ट मेरी छोटी बहन है, उसको भी बोल रहे हैं कि आरबीआई के लिए तैयारी करने के लिए। तो वो एक तो था ही। तो इसलिए क्या होता है कि फ्रॉम 2018 ओनली माय डैड स्टार्टेड टेलिंग अबाउट आरबीआई कि व्हाई डोंट यू परस्यू दिस, लाइक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ तो है, क्यों नहीं। तो फिर तब मैं बोल रहा था कि पापा मैं कॉर्पोरेट में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि आगे कैसे हाँ। बढ़ना है। तो वो होने के बाद सर 20 मुझे याद है 18 जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि यार, मैं बाहर टहल रहा था, एंड सडनली मुझे याद है कि आरबीआई पापा इतना बोलते, एक बार देखने में क्या जाता है। सो देन आई सो, मैं गूगल खोला, मैं बाहर ही था, गूगल खोला एंड देखा आरबीआई एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछते हैं एंड क्या क्या। मुझे ये भी पता था कि 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था। तो फिर मैं सोचा कि चलो अभी आएगा नोटिफिकेशन। और फिर हाँ। मुझे वहां पे गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप एंड ऑल का भी पता चला, जहाँ पे दे अलाउ यू टू स्टडी आउटसाइड। तो वो पढ़ना वढ़ना है, तो मैं सोचा अगर एमबीए करना है वो तो मैं आरबीआई का पैसे से भी कर लूंगा, अगर मुझे फ्यूचर में दे दे तो वो सब। तो फिर आई सेट अप माय गोल में, मुझे याद है वॉक से मैं घर आया, और फिर मैं बोला कि पापा मुझे आरबीआई का ही तैयारी करना है। तो पापा मम्मी भी शॉक, बोले लास्ट 1 1.5 साल से तो क्या एमबीए के पीछे था। तो नहीं, इस साल वैसे भी एमबीए इतना अच्छा गया नहीं, मतलब मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा नहीं। सो आई वांट टू एक साल आई वांट टू गिव टू आरबीआई एंड देन सी हाउ टू प्रोसीड। सो सर वहां से प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने, तो सिंस मेरा कैट का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था एंड ऑल, तो मेरा पहला साल 2021 में आईबीपीएस पीओ निकल गया था बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो निकल गया था विद, सिंस मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था, लाइक इंग्लिश मेरा, मैम सर अगर कट ऑफ 70, इस बार तो लास्ट ईयर का 70.5 था ये, मतलब 2022 वाला में। तो मेरा 38 तो आउट ऑफ 40 इंग्लिश में ही आ जाता था। तो मेरा इंग्लिश ही मुझे आधा तो पहुंचा ही देता कट ऑफ। बाकी जीए भी, सिंस आरबीआई का प्रिपरेशन था तो जीए में स्ट्रांग था। बाकी मेरा सबका स्वॉट एनालिसिस भी करना चाहिए। इन माय केस मुझे पता था कि मेरा रीजनिंग वीक है, मैथ्स एवरेज है, इंग्लिश स्ट्रांग है,
और जीए भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है बिकॉज सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड दोस एग्जाम्स। तो वो मुझे पता था कि कैसे करना है सर, वहां से स्टार्ट हुआ। तो अभी आप जो आप क्वेश्चन किए थे कि एसएससी सीजीएल और बैंक का कैसे प्रिपरेशन किया, एसएससी सीजीएल वाला सर मैं जस्ट मॉक्स ही लगाया था, टोटल 20 दिन का प्रिपरेशन था। कहाँ से हेल्प हो गया, बिकॉज मेरा कैट का इतना बैकग्राउंड था, कैट में था, हाँ। वो सारे क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने कैट कर दिया, तो वो हेल्प कर गया। तो हाँ, तो वो अच्छा, है। इसमें देवनी आपने बताया कि आपने बैंक ऑफ इंडिया निकाला, एसएससी सीजीएल के बाद आपको क्या मिला था? सर 2021 फुल साइकिल में आई विल डिवाइड माय प्रिपरेशन फेज इनटू 2 साइकिल्स। एक होता है 2021 में जब फेलियर सब एग्जाम्स दिए, फेलियर्स काफी है, सिर्फ आईबीपीएस पीओ में बैंक ऑफ इंडिया निकला था। और 2022 में सब निकला था, आईबीपीएस पीओ में वापस कैनरा बैंक निकला, एसबीआई पीओ में भी सर ऑल इंडिया रैंक 21 आ गया था, वो बहुत ही अच्छा चला गया था। एंड बाकी एसएससी सीजीएल निकला, सिडबी निकला और अभी आरबीआई ग्रेड भी निकला। तो ये 2 फेज था। तो पहला फेज में सिर्फ आईबीपीएस पीओ बैंक ऑफ इंडिया निकला। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग करने वाला था, 27 जुलाई का बात है। मेरा पापा ऑफिस जा रहे थे, तो ही मेट समवन हु वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 years। वो वहां पे ब्रांच में से छोड़ के नबर्ड आए थे। तो फिर इन द बस ओनली ही वाज सेलिंग, माय डैड वाज सेइंग टू हिम कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा है, ऐसा ऐसा। तो फिर वो बोला कि अगर आपका बेटा का सपना आरबीआई है और आप उसके पास फाइनेंशियल प्रिविलेज है, आप तो आप बोलो कि 1 साल और पढ़ लेने के लिए। अगर उसका ड्रीम नहीं है बैंक पीओ, मतलब बैंक में वो नहीं है, वो जस्ट एक बैकअप देख रहा है, तो बोलो कि बैकअप की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आरबीआई 1 साल बैंक ऑफ इंडिया काम करने से ज्यादा कुछ है, ठीक है, वो जस्टिफाई कर लेगा। बट देन अगर बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया तो उसको पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलेगा। देट वाज हिज कॉन्वर्सेशन। सो फिर वो होने के बाद सर तो फिर शाम को उन्होंने मुझे समझाया। एंड सो होता है ना, कभी कभी भगवान जी भेज देते कोई एंजल या कोई वैसा समथिंग, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सो सब कुछ मैं तो श्योर था कि मैं ज्वाइन करूंगा, बट देन आफ्टर ही सेड कि तू आरबीआई के लिए पढ़ ही नहीं पाएगा। एंड वो मेरा मतलब क्या बोलूं, मुझे अगर कोई वो बोल दे तो मुझे हर्ट कर जाएगा, बिकॉज मुझे आरबीआई सपना था, वही एंड गोल था। तो फिर मैंने फिर वो डिसाइड किया कि नहीं ज्वाइन करता हूँ। बट देन अभी बहुत जन बोलेंगे कि क्यों फिर आईबीपीएस पीओ का अटेम्प्ट 2022 वेस्ट किया, क्योंकि सर कुछ पता तो था नहीं ना, अगर कुछ जॉब नहीं लगता तब तो आईबीपीएस पीओ देना ही पड़ता। तो वो तो आपने नेक्स्ट ईयर कैनरा बैंक भी ज्वाइन नहीं करा, फिर उसके बाद आपने एसएससी सीजीएल दिया और वो भी ज्वाइन नहीं करा? नहीं, ये सब सारे रिजल्ट्स एक ही साथ निकले ना। इस मतलब 2023 में ही निकला। कैनरा बैंक, एसबीआई पीओ एंड एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट अप्रैल में ही निकला, एंड सिडबी का भी रिजल्ट निकला, और फिर आरबीआई का तो अभी निकला। तो वो सब सारे सब एक ही था, तो मुझे एक ही ज्वाइन करना था, सिडबी ज्वाइन किया। मतलब और अच्छा, एसएससी सीजीएल में क्या मिला था आपको? इंस्पेक्टर? विच वन? जीएसटी इंस्पेक्टर। जीएसटी जीएसटी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। तो जीएसटी जीएसटी इंस्पेक्टर इन एसएससी सीजीएल एंड यू क्रैक्ड 20 ऑल इंडिया 21 रैंक इन एसबीआई पीओ, यू क्रैक्ड आईबीपीएस पीओ इन कैनरा बैंक, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो क्रैक्ड सिडबी इन ग्रेड ए। असिस्टेंट मैनेजर, हाँ ग्रेड है। ग्रेड ए। तो फाइनली अभी यू आर वर्किंग एज सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। हाँ अब एक हाँ बात मुझे बताओ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सीरियस टॉपिक है कि हाँ वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जॉब के बाद टाइम निकालना पढ़ाई के लिए मुश्किल होता है ऑलरेडी, बिकॉज आप थक हाँ जाते हो, 10 चीजें ऑफिस में चल रही होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस वर्क है, वो सब चीजें छोड़ के स्विच करके वापस पढ़ने बैठ जाना। तो आपने जॉब के साथ, हाँ क्या आपने छुट्टी लिया था, जॉब के हाँ। साथ प्रिपरेशन करते रहे? नहीं सर, मैं जो आईटी कंपनी में काम कर रहा था, तो वो तो अक्टूबर 2020 में कैट के लिए छोड़ा। फिर मेरा फुल टाइम प्रिपरेशन था, मैं जॉब नेक्स्ट ज्वाइन किया जुलाई 17 2023 में। सो ऑलमोस्ट 2 years 8 months आई वाज फुल टाइम प्रिपेयरिंग। ठीक है। तो अभी जब आपने जॉब के साथ अभी आपने आरबीआई के एग्जाम दिए, तो आप जॉब ही कर रहे थे, हाँ तो आपका हाँ। रूटीन क्या रहता था? मुझे थोड़ा डेली रूटीन बताइए कि आप आरबीआई को कैसे टैकल कर पा रहे थे विद अ जॉब। सुबह 4:30 बजे उठना, 4:30 से पढ़ना 9 बजे तक, फिर ऑफिस जाना। फिर ऑफिस में नहीं होता था, ऑफिस में मैं मतलब मेरा ये था कि जहाँ पे काम करो वहां पे कोई तुमको वो ना बोले कि तुम यहाँ पे चीटिंग कर, मतलब ही इज गिविंग यू सैलरी, ऑफिस इज गिविंग यू सैलरी, जस्टिफाइड। तो वहां पे मैं वो सब नहीं करता था। टिल 7 हैज टू वर्क, 7 7:30। फिर घर आके अगर 1 घंटा एनर्जी बचता था, वरना मैं जल्दी सोता था 9 9:30 तक, ताकि और तब 3:30 को उठूं और जल्दी उठूं, ताकि सुबह, क्योंकि मैं सुबह ही पढ़ पाता था, रात में सबका अलग अलग होता है। आई कैन नॉट स्टडी एट नाइट, आई नीड फ्रेश माइंड टू स्टडी। हाँ तो यूज टू वेक अप, मतलब आप उठते थे सुबह 3:30 से लेकर 4:30 के बीच में डेली उठते थे आप, ये आपका रूटीन था? और मतलब आप मोटा मोटा लगा लो तो 5 आवर्स के हिसाब, ऑलमोस्ट 5 आवर्स आप डेली स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ग्रेट। मतलब ये तो खैर आपने बहुत ही डरा दिया है स्टूडेंट को सुबह 4:30 नहीं सर, लेकिन वो है कि लकीली मेरा इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं ज्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज आई ज्वाइन इन जुलाई 17। तो बजे। फिर 4 5 बाकी में मेन टाइम में फुल टाइम प्रिपरेशन ही किया था, जो आरबीआई का मेन प्रिपरेशन हुआ अच्छा, था। मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से आरबीआई ग्रेड बी के लिए आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? एक आइडियल बोल रहा हूँ एक नए स्टूडेंट के लिए,
आइडियल टाइम कितना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना? अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके, प्रॉपरली फॉलो करे, बाय टेकिंग ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि कोचिंग में जाना है, पर कोचिंग का वीडियोस तो फ्री, तो वीडियो देख ही सकते हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, स्टिकिंग टू सिलेबस एंड नॉट रोमिंग आफ्टर टू मेनी सोर्सेज, बिकॉज वो मेसअप हो जाता है बहुत ज्यादा करोगे तो। ठीक है, पहला 1-2 महीना लो, एक्सप्लोर करो, वंस यू स्टिक टू दैट सोर्स, उसको ट्रस्ट करो, उस पर डिपेंड करो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम भाग रहे हो यहाँ से यहाँ, वैसा करके कोई करे तो ऐसे 9 to 10 months गिव फॉर दिस एग्जाम, 1 year प्रॉपर अटेम्प्ट, बाकी कुछ के पीछे भागे ही मत। और उस साल निकले नहीं तो फिर बैकअप्स ढूंढना स्टार्ट करो, लाइक उसके बाद से बैंक पीओ एंड ऑल सब भी। तो वो मेरा मैं इस केस में थोड़ा अलग था कि आई जम्प्ड इन एवरी एग्जाम, इसलिए भी मुझे थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया, बिकॉज वही कोई एक एग्जाम में ज्यादा टाइम फोकस नहीं कर पाया, बिकॉज सारे एग्जाम से दिए जा रहा था। तो वहाँ तो आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगा देवलीन, मतलब आपको भी 3 इयर्स, 2020 से आपने बताया आपने स्टार्टिंग करी है प्रिपरेशन की, 3 इयर्स में आपने एग्जाम, वो था कैट का प्रिपरेशन, बैंकिंग का प्रिपरेशन हाँ 2021 मार्च से स्टार्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स, नॉट बिग अ डील, आपने भी अच्छा स्पीड से एग्जाम्स निकाले। अच्छा, इसके साथ मुझे बताओ, सिडबी में अभी आप तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है सिडबी का? सिडबी का वर्क लाइफ बैलेंस सर, यहाँ पे ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, एंड अगेन सिडबी अभी आजकल डायरेक्ट क्रेडिट वर्टिकल में भी आ गया है, सो समहाउ वी आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट क्रेडिट। सो जो नए रिक्रूटिस है दे आर पोस्टेड इन ब्रांचेस, जहाँ पे हम लोग को लोन्स वो करना होता है। सो हाँ, ये था कि अगर कॉमर्शियल बैंक से कंपेयर किया जाए तो ये है कि कस्टमर इंटरेक्शन हाँ यहाँ पे भी होता है, पर यहाँ पे मेनली लोन्स जो एमएसएमईज लोन्स के लिए आएंगे, तो अगर तो बैंकों के कंपैरिजन में काफी कम है व्हेन इट कम्स टू डे लाइफ कस्टमर। मतलब बाकी मेनली लोन, सैंक्शंस, अप्रेजल, यही प्रोसेस है। एक के बाद टारगेट्स यहाँ पे भी होते हैं, तो ये तो। बट मेन काम आपका यहाँ पे आई थिंक रीफाइनेंस का ही होगा ना? नहीं सर, अभी जो नए रिक्रूटिस जो हो रहे हैं दे आर मेनली इनटू डायरेक्ट फाइनेंस क्रेडिट। रिफाइनेंस तो है, ऑल्दो सिडबी का बैलेंस शीट में 90% अभी भी रिफाइनेंस ही है, बट देन बाकी सिडबी वंस ऑल्सो क्या बोलूं, मुझे आरबीआई के इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम लोग है वो डीएफआईज हो, तुमको डेवलप करना है एमएसएमई में, और तुम लोग बैंकों के साथ कॉम्पीट करके इंटरेस्ट रेट के बैंकों से अपने कस्टमर ले रहे हो, तो सबका अलग है। बट हाँ, सिडबी इज ट्राइंग कि डायरेक्ट क्रेडिट में भी अच्छा खासा पेनिट्रेशन करे। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं एक ऐसी चीज पूछ रहा हूँ जो सब लोग बताते हैं ना, सब लोग बताते नहीं है, जो किसी को पता नहीं होता। द थिंग इज कि अभी हम ये तो सोच लेते हैं यार आरबीआई बंद है, पर सबसे पहला मैं आपको, आप मुझे बताना सही है कि नहीं, सबसे पहला मोटिवेशन पॉइंट हमारा क्या रहता है? सैलरी और पक्स, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, सब है, पर सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या रहता है? यार वो 1.5 लाख रुपए इनका इन हैंड मेरे पास आएगा, इतने इतने फला 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 पर्क्स आएंगे। तो ये सब आपने पता करके बैठे होगे, तो एक बार स्टूडेंट्स को बताओ कि इन हैंड सैलरी और पर्क्स आपके हिसाब से मुंबई में अगर कोई पोस्टेड है तो उसको कितना मिले? मुझे जितना पता है सर, अभी सीनियर से पूछ के वही 1.3 के आसपास, 1.3 से 1.4 वो वेरी वेरी करता है, बट लीज वाज नेम, लीज एंड ऑल अलग से है। जैसे मुंबई में तुमको अगर लीज ही है तो 75,000 का लीज है, तो वो तो है ही, तो वो सब है। बट देन अदर देन सर हाँ, ये 1.3 के आसपास मिलता 200 लीटर्स पेट्रोल है। समथिंग? हाँ वो सब लेके 1.3 1.35 अदर देन लीज जो अलग से होता है। बाकी तो जो फैसिलिटीज है इतना डिटेल्स में मुझे भी नहीं पता सर। मेरे लिए ठीक है वो था, बट मेरा वो भी था कि मतलब द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, मेरा थोड़ा हायर स्टडीज के प्रति इंक्लाइन वो सब था, तो दोज थिंग्स आरबीआई गिव्स यू अ लॉट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड वो जो था तो वो आरबीआई गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, तो वो सब भी मुझे अट्रैक्ट किया था टुवर्ड्स। और सिंस मैं मेरा पिछला वाला कंपनी में भी आई वाज इन लाइफ साइंसेज डोमेन, जो बिजनेस एनालिस्ट में रोल था, तो वहां पे भी इट वाज सिंस लाइफ साइंसेज मतलब हेल्थ डोमेन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो सब करते थे, तो काफी वहां पे भी कॉम्प्लायंस वो सब काफी था। लाइक आई वाज द क्वालिटी टेक्निकल राइटर आल्सो, तो वही अप्रूवल एफडीआर को, मतलब जो यूएसए में एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे जाना, तो वहां पे भी एक रेगुलेटरी वाला रोल में था, तो मुझे सुपरवाइजर तो वो मुझे ठीक ठाक लगा, रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, रीडिंग सर्कुलर्स, ये सब पढ़ के रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, तो वहां पे मुझे आरबीआई में थोड़ा वो लगा कि चलो रेगुलेटरी रोल है, सुपरवाइजर ऑफ कोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, पर चलो अगर मिलता है तो। आई टेल यू द पावर ऑफ आरबीआई, क्योंकि मैं बैंक में हूँ, आई एम इन सेंट्रल ऑफिस, तो मुझे पता है आरबीआई नॉट इवन ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट डायरेक्टली मेल्स टू सीजीएम ऑफ नॉर्मल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और एसबीआई, आरबीआई असिस्टेंट डायरेक्टली मेल्स देम टू रिप्लाई। मतलब ग्रेड ए ग्रेड बी बीच में ही नहीं आते, तो दैट इज द पावर ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक्चुअली होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर। तो यहाँ पे आरबीआई के ऊपर बात करते हैं देवलीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एक नया स्टूडेंट जिसको अभी आरबीआई के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं क्वेश्चन के पूछ रहा हूँ बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है इसके बारे में बहुत कम लोगों को गाइडेंस मिलता है, ज्यादातर लोग एक्चुअली मिसगाइडेड रहते हैं। तो इसमें एक नया स्टूडेंट जो आज प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, उसके राइट स्टेप्स क्या होने चाहिए? भाई वो प्रीलिम, सबसे पहले मेंस की बात नहीं करते, प्रीलिम्स के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा? इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए। ठीक है सर, प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए मेरा प्रिपरेशन टिपिकल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ वाला ही था। मैं क्वांट्स में, हाँ, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बोलूंगा सर, जैसे 2021 साइकिल में मेरा एसबीआई पीओ भी नहीं निकला था, मुझे काफी शॉकिंग, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक हूँ, बटन वहां पे भी नहीं निकले। तो मुझे पता चला कि मेरा स्पीड काफी स्लो है, मतलब बाकी चीजें है, आई कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट एक होता है ना स्पीड, तो वो स्पीड काफी मेरा स्लो था। तो मैंने एक चेंज किया 2022 वाला साइकिल में, मैंने ये किया ना सर, आगे ऐसा था कि जो भी एग्जाम आता था, सोचिए कि नाबार्ड मेंस है मेरा, ठीक है, तो नाबार्ड मेंस का 1.5 महीना मैं सिर्फ नाबार्ड मेंस का ही पढ़ाई करता था, क्वांट्स रीजनिंग छूट जाता था क्योंकि वो मेंस है। उससे क्या हो रहा था कि 2 महीना अगर आप 2 महीने नहीं किए क्वांट्स रीजनिंग, आपका स्पीड चला गया, वापस यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया था 2022 में, जब आई स्टार्टेड अगेन टू अ ड्रॉप एंड प्रॉपर्ली स्टार्ट प्रिपरेशन। कुछ भी हो जाए 365 डेज आई विल डेली गिव 3 आवर्स, ज्यादा नहीं, 3 आवर्स टू क्वांट्स एंड रीजनिंग कॉम्बाइंड, 1.5 घंटा मुझे देना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बाकी 1 घंटा में न्यूज़पेपर रीडिंग को देता ही था, 1.5 आवर्स, और बाकी टाइम में रखता था जो भी एग्जाम है, नाबार्ड, एससीबीए, आरबीआई, जो भी एग्जाम है उसके लिए। उससे क्या हुआ कि आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच, ठीक है। तो दूसरा चीज क्या क्या मैंने, और एक चीज कि मेरा खुद का क्या बोलूं, खुद का मेथड्स था जो भी सॉल्व करने के लिए, जैसे सर्कुलर पजल, 5 पॉसिबिलिटीज बना के, काफी लेंथी प्रोसेस था जो मैं कैट के समय किया था। तो मैं खुद को अपडेट सिर्फ मॉक्स देता रहता था। तो उससे क्या हुआ कि सर मेरा केस में मुझे बहुत सारा सब्जेक्ट्स डील करना होता है, ठीक है। और उसके कंपेरिजन में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो सिर्फ क्वांट्स पढ़ाता होगा या सिर्फ रीजनिंग पढ़ाता होगा, 8 to 9 hours you just give to quants reasoning, तो उनके पास उनका जो ट्रिक्स होगा या उनके पास उनका जो द वे टू सॉल्व होगा, उनके पास ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, बिकॉज ही इज टोटली एनग्रोस्ड इन दैट सब्जेक्ट, वो उनका हॉबी है, इसलिए पढ़ाई भी रहे, बिकॉज उनको पढ़ा के अच्छा लगता है। तो मैंने ये चेंज किया कि 2022 वाला जो साइकिल में प्रिपरेशन किया, उसमें क्वांट्स रीजनिंग में जाता था। मैं 2 टीचर का नाम लूंगा, रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो करता था, अंकुश लांबा सर को, और क्वांट्स के लिए मुझे हर्ष, ऑल्दो काफी टीचर्स को, लेकिन हर्षल अग्रवाल सर का मुझे मेथड्स अच्छे लगे, बिकॉज जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बहुत उससे मिलता था, क्या बोलूं, एग्जाम पैटर्न के। तो इससे क्या होता था कि आई टू फॉलो देम, मैं क्या करता, वीडियो स्टार्ट करता, आई टू पॉज, आई टू टेक अ टाइमर एंड आई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय माई सेल्फ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट करके देखता था कि वो लोग क्या डिफरेंट अप्रोच, 30-40% ऐसा टाइम होता था कि वो लोग मुझसे बेटर अप्रोच से किए, बस मैं नोट कर लेता था कि चलो ये अच्छा ट्रिक है, ये सो दैट आई टू अप्लाई इट इन द नेक्स्ट सम। ये मुझे काफी बेनिफिट दिया सर, बिकॉज इससे क्या हुआ कि आई गॉट टू नो न्यू ट्रिक्स एंड डू इट इन अ फास्टर वे, जो मैं 2021 वाले अटेम्प्ट में मुझे नहीं आता था। तो क्वांट्स एंड रीजनिंग का मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही था। तो इसके लिए अगर किसी को आरबीआई का प्रिपरेशन करना है, आई विल से कि हाँ सर। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने टीचर्स के नाम लिए, दे आर फैबुलस टीचर्स, बट इनका आपने कोई पेड कोर्स लिया था या यूट्यूब में फ्री में पढ़ा नहीं, था? यूट्यूब फ्री, यूट्यूब फ्री फ्री में, पढ़ा था, यूट्यूब में। बहुत अच्छा। और ये देवनील, मैं इसको अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड सब में बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देवनील ने बताया, ये दोनों ही सेक्शन इसके वीक हैं, ये ऑलरेडी बता चुका है देवनील। क्वांट वाज वीक एंड रीजनिंग वाज सुपर वीक, फिर भी देवनील ने यूट्यूब से फ्री में पढ़ के इनको बहुत अच्छा करा। तो देवनील, सुपर प्राउड ऑफ यू ऑन दिस। इसके बाद इंग्लिश के लिए क्या करा आपने? सर इंग्लिश मेरा जैसे बोला था स्ट्रांग था, तो इंग्लिश के लिए मैंने वो किया कि न्यूज़पेपर रीडिंग वाज सफिशिएंट फॉर मी, सो मैंने 1.5 घंटा डेली न्यूज़पेपर देता था, द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, सो दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। उससे मार्क्स आ जाते थे, और मॉक्स एग्जाम के 2 दिन आगे तो मॉक्स देता ही था, 10 दिन आगे, तो उससे मुझे पता चलता है कि इंग्लिश ठीक ठाक आ रहा है, तो नेवर वर्क टू मच इन इंग्लिश। तो एंड लास्ट हमारा जीए, जीए के लिए क्या करा आपने? हाँ, जीए के लिए सर यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन था, मैं एडुटैप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था सिंस आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स का, तो उनका मैं वीकली मैगजीन्स जो था वो मैं फॉलो करता था। तो सबका अलग अलग, आई विल नॉट से कि यही चाहिए, फ्री सोर्सेस है, अफेयर्स क्लाउड है, पीआईबी है, जिसको पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे पास जस्ट मुझे लगा था कि कंपाइल मिल रहा है, तो आई वाज कंपाइल, और मेरे पास फाइनेंशियल, लकीली मेरा, मैं यहाँ पे भी आई विल लाइक टू ऐड कि मेरे पास सर फाइनेंशियल प्रिविलेज था, आई विल कंसीडर माई सेल्फ प्रिविलेज,
मेरे पापा ने मेरे रूम पे एसी लगा के दिया, मेरा लैपटॉप है, मेरा बुक्स है, मेरा इंटरनेट, मुझे जस्ट बैठ के पढ़ना है। सबको ये नहीं रहता है, एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज वेरी प्रिविलेज कि मेरे पास ये था। तो कोई ये सोचने का जरूरत नहीं पड़ता कि कल खाना कहाँ से मिलेगा, समथिंग, सो ऑल दोस थिंग्स वर देयर। सो मुझे जस्ट पढ़ना था। उस चक्कर में कभी वो फाइनेंशियल, प्लस मैंने काम भी किया था तो मेरे पास सेविंग्स ठीक ठाक था, तो एक कोर्स एंड ऑल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता। से मैंने लेके भी रख दिया था, सो जब था तो मैं उसी कोर्स को फॉलो नहीं किया था जीए के लिए। लिटरली लिटरली, एंड दैट इज बहुत अच्छा बताया आपने देवनील की टेंशन ना हो के पढ़ना भी अच्छा। एक एक आपके पास टेंशन नहीं है तो हाँ, यू उसके बाद भी एक हम्बल होना और डेडिकेटेड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे एक लाइन है ना कि इवन इफ यू आर सुपर टैलेंटेड बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो जो कंसिस्टेंट है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो दैट इज सुपर ट्रू इन योर केस एज वेल। तो यहाँ तक हमने बात कर ली प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में मैं एक अगर इसको ओवरव्यू करूं शॉर्ट में, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा क्वांट, 1.5 घंटा रीजनिंग, और 1 से 1.5 घंटा ही आप उसको देते हैं जीके। ये टोटल आपका प्रीलिम्स के लिए हो गया। मॉक टेस्ट आपने कौन से प्रेफर करे थे फॉर प्रीलिम्स? मॉक मैंने, सिंस मेरा क्या होता है सर, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इतना सारा एग्जाम्स, एग्जाम्स एक टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं कि मॉक टाइप हो जाता है, इतना सारा एग्जाम्स ही था एक के बाद एक टाइम। बट अदर देन प्रैक्टिस मॉक अच्छा है सर। अगर प्रैक्टिस मॉक देना है, मैंने ज्यादा मॉक, आई विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पे झूठ बोल के पता नहीं, मैं ज्यादा मॉक दे नहीं पाया था। बट मुझे लगता था कि वो हर्षल सर का या अंकुश सर का वो कोर्सेज करके ज्यादा मुझे पता चल रहा है, मॉक में भी तो वही क्वेश्चंस करना है, इससे अच्छा ट्रिक सीख लूं थोड़ा बहुत ज्यादा। एंड टाइमर्स का वो सब का था, और लकीली जैसे ये सब एग्जाम है आरबीआई के, इफ स्पीक स्पेसिफिक टू आरबीआई, इसमें तो सर क्वालिफाई तो करना है, ऐसा तो नहीं कि तुमको मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स लाना है। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को डिसाइड करके करो। मेरा स्ट्रेंथ जीए और इंग्लिश था, तो उसमें ज्यादा मार्क्स उठा लिया, एंड उसमें जस्ट आई एग्जैक्ट मार्क्स अभी देखना पड़ेगा, बट वो जस्ट क्वालिफाई। और इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, बहुत सारे सेक्शंस ऐड ऑन हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो ड्रॉबैक्स है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है ही, प्लस सब्जेक्टिव भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी आ गया। तो इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी, सब्जेक्ट वाइज बताइए। हाँ, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव का, क्योंकि ये सबसे जल्दी खत्म करते हैं, कर सकते हैं। तो इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव का सर, मैंने 2022 में जब नाबार्ड प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मैं नाबार्ड मेंस दिया था। उसमें मैंने एक आईआरएस रवि कपूर का एक यूपीएससी का छोटा हाउ टू राइट आंसर्स एंड एसेज बोल के एक बुक है, एग्जैक्ट नाम ऐसा कुछ था, पतला बुक था, 180 पेज का, लेकिन पतला बुक था, छोटा बुक था मतलब। वो मैंने एक बार प्रॉपरली पढ़ा कि ऐसे लिखते कैसे लिखना, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई एग्जाम, नाबार्ड एग्जाम, आईबीपीएस एसबीआई में इतना मैटर नहीं करता, बट आरबीआई नाबार्ड में मैटर करता है, बिकॉज कैसे स्पेशली डिस्क्रिप्टिव में तो मैटर करता है। so, वो एक बार मैंने पढ़ा है, उससे नोट्स बनाए, अलग अलग अप्रोचेस है। दे जस्ट सेड बॉडी, मेन ये इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर कोई भी इशू हुआ तो इंट्रो में यू गिव 1 to स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, एड फैक्ट्स। बॉडी में यू कीप कि वो इशू क्यों है, उसका हाउ टू मिटिगेट दोस, एंड गवर्नमेंट ने क्या किया है उसको करने के लिए, एंड लास्ट में वे फॉरवर्ड दो। तो ये मुझे पता चल गया कि ये आउटलाइन ऐसा होता है आफ्टर रीडिंग दैट बुक, एंड ऐसा करना होता है। एंड बाकी तो सर न्यूज़पेपर से मैं कंटेंट्स, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो ऐड करता ही रहता था, तो उससे मेरा ऐसे। और प्रेसी एंड जो आरसी होता है वो तो प्रैक्टिस करते करते होता है। प्रेसी में बेसिकली तुमको ऐसा भी नहीं कुछ अलग से याद करना होता है, प्रेसी में वही एक बड़ा पैराग्राफ देखा, उसको तुमको छोटा करना है, छोटा करके प्रॉपरली लिखना है। और तीसरा आरसी, आरसी इज सिमिलर, ओनली यू नीड टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, जो भी पैसेज है। तो वो था इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन से। नाउ कमिंग टू ईएसआई, ईएसआई के को अगेन वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, एक है एफएम, सॉरी, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में सर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे भी मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोला कि सिर्फ डेढ़ महीना पढ़ के हो गया था, बिकॉज मेरा प्रिपरेशन 2021 से चल रहा है। 2021 का नाबार्ड, फिर 2022 का नाबार्ड, ये इनफैक्ट मेरा आरबीआई 2022 में अटेम्प्ट में मेरा 0.25 से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ रुक गया था रीजनिंग का 0.25 से। तो लेकिन उस साल भी मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन था, तो वो भी कभी कभी होता है। सो वी नीड टू एक्सेप्ट कि चलो जो है सो है, एंड आगे बढ़ना है। तो वो सब का था ही। तो मैंने प्रिपरेशन कैसे किया, एक तो से मेरा कोचिंग मटेरियल था ही, एडुटेप का तो था ही। और ऑल्दो ईएसआई में जो होता है वो काफी करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो गवर्नमेंट का पीआईबीज, गवर्नमेंट पीआईबीज लिस्ट करते हैं वो उससे, एंड बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं वहां से, एंड बाकी जो न्यूज़पेपर जो है। तो वहां पे भी सर मेरा जो मैगजीन जो रेफर करता है, वहां पे एडुटेप वाले में तो आता ही था अलग से जीए वीएसए। वो ना अफेयर्स क्लाउड, फ्री सोर्सेज में भी अफेयर्स क्लाउड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडुटेप ही जरूरी है पास करने के लिए। समवन इफ वांट टू गो फॉर फ्री सोर्सेज, दे कैन गो फॉर फ्री सोर्सेज आल्सो। एंड उसी के बेसिस पे
तुम लेटेस्ट 8 मंथ्स 8 मंथ्स ज्यादा भी हो गया तो 6 मंथ्स तो कवर करना होगा ईएसआई का, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जीए और ईएसआई में डिफरेंस क्या है। जीए में सर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चलो मोदी जी यूएसए में गए, किस या मोदी जी अब एक क्वाड समिट में गए, कहाँ हुआ वो समिट, वो जीए क्वेश्चन है। फिर वो ईएसआई क्वेश्चन में टिपिकल नहीं आएंगे। ईएसआई इज मोर अबाउट डिटेल्ड, स्पेशली मेंस में तो पैसेज बेस्ड आता है, तो वहां पे मेन गवर्नमेंट स्कीम्स, लेटेस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, लेटेस्ट कोई भी आरबीआई का सर सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन 2023 का निकालो, सिलेबस है ईएसआई का एफएम का, वो प्रिंट करा के या तो वॉल पे चिपका लो। यू नीड टू बी श्योर, क्योंकि भटकने के लिए इतना बड़ा दुनिया है, आप कहीं पे भी भटक जाओगे। मतलब अगर इफ यू नीड टू कवर, सो स्टिक टू योर सिलेबस। सिलेबस में जो टॉपिक्स है वी नीड टू स्टिक टू देम। तो ईएसआई का वही मेरा प्रिपरेशन था कि सिलेबस वाइज करंट अफेयर्स वो प्रिपरेशन था। कमिंग टू सर डेस्क्रिप्टिव में क्या किया मैंने, डेस्क्रिप्टिव में जितना टॉपिक्स ले लीजिए 40 टॉपिक है, पॉवर्टी, ग्रीन फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारा टॉपिक का मैं क्या करता था, नोट्स बनाता था। मेरा 1 या 1.5 पेज का ही नोट होता था, बिकॉज मुझे ये लगा ना अगर बहुत बड़ा नोट हो जाता है, बल्कि हो जाता है, तब क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता है इतना इतना एग्जाम के आगे एक बुक पढ़ने का, और वो भी खुद का हैंडराइटिंग, मेरा हैंडराइटिंग भी खराब है, खुद का हैंडराइटिंग खुद ही पढ़ने का मन नहीं जाएगा इतना बड़ा। तो मैं सिंपल बनाता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट आई यूज्ड टू राइट द, जैसे लेट्स टेक पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उठा लिया, गूगल में से इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे पॉवर्टी रिलेटेड, 1-2 फैक्ट्स कोट कर लो। फिर आते हैं बॉडी में, बॉडी में पॉवर्टी क्यों है, तो वहां पे कीवर्ड्स क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा इंडिया में, आप अगर करप्शन लिखना चाहते हो, जो भी चीजें लिखना चाहते हो, 5-6 कीवर्ड्स हो, फिर उसके अगर फैक्ट्स है तो फैक्ट्स लिखो, उसमें टैक्स मत डालो, बिकॉज वहां पे टैक्स डालोगे ऐसे भी तो इतना तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इफ यू हैव कीवर्ड्स उसको एक्सपेंड करके एग्जाम में तुम लिख पाओगे, तो वो रहेगा तो हो जाएगा। तो वो हो गया। एंड देन तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, तो वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ कुछ डाल दो, और फिर वे फॉरवर्ड। तो ऐसा करके जितना ईएसआई का टॉपिक्स है 30-40, तो अगर 40 टॉपिक है देन यू शुड हैव 50 to 60 पेज नोट। ऐसा भी नहीं कि 2 पेज पर, वो भी बल्कि हो जाता है, ताकि तुम एग्जाम के सुबह जब जाओगे, तब सुबह वो एग्जाम्स अगर देख लिए तो भी बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, इस बार जो ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया था, उसमें डायरेक्ट रिपोर्ट्स थे कि एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट ये कुछ एनालिसिस था, तो कमेंट ऑन माइग्रेशन या कमेंट ऑन डिस्टिंक्ट ग्रीन फाइनेंस, ऐसा कुछ था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बदले ऐसा था। तो मेरे पास ऐसा हुआ था कि मुझे 1-2 रिपोर्ट से मुझे पता भी नहीं था, मैंने आई डिड नॉट रेफर टू द रिपोर्ट, या मुझे कोई रिपोर्ट में क्या नहीं था। पर सर अभी लीजिए, अगर लिखा है कि यूएनडीपी का रिपोर्ट है माइग्रेशन में, और अगर आप 1 या 2 दिन लिए जहाँ पे माइग्रेशन अच्छे से टॉपिक पढ़े, माइग्रेशन का फैक्ट्स कलेक्ट किए गूगल से, उसका की इश्यूज कलेक्ट किए, व्हाई माइग्रेशन होता है इंडिया में, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एंड वे फॉरवर्ड। ऐसा तो नहीं कि वो रिपोर्ट में कुछ अलग ही बोल देगा कि 1 साल में अलग हो जाएगा सिचुएशन। तो वही है, तो बेसिक, हाँ, फैक्ट्स फिगर्स चेंज हो सकते हैं एज पर रिपोर्ट्स, बट इन द मेन कंटेंट विल रिमेन सेम। तो मैंने तो भाई, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने वो रिपोर्ट जो 2 उठा मैं पढ़ा भी नहीं था, बट सिंस वो एक था शायद माइग्रेशन के ऊपर, एक शायद वुमेन डेवलपमेंट है, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ, तो मुझे बेसिक चीजें पता था। आई हैड दैट नोट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक क्या है, क्या इश्यूज है इंडिया में, वो तो मैंने तो वही कोट कर दिया, और मार्क्स ठीक ठाक मिल भी गया। वो ये कि रिपोर्ट ऐसा नहीं होता कि तुम वो रिपोर्ट, ऐसा नहीं, ऐसा अभी आज का इंडिया का पॉवर्टी सिचुएशन 2024 में जो है, ऐसा नहीं कि 2025 में ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मेन पॉइंट्स इंडिया में जो है वो कोर्ट का है। तो सर ईएसआई का मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही था, ईएसआई बोल दिया, डिस्क्रिप्टिव। अभी कमिंग टू एफएम, सर एफएम काफी स्टैटिक पोर्शन है, एफएम में स्पेशली मैनेजमेंट पार्ट, मैनेजमेंट तो स्टैटिक है ही। हाँ, तो उसमें सर ऑब्जेक्टिव पार्ट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। तो सिंस मैंने सेबी के लिए प्रिपरेशन किया था पहले भी, तो एडुटेप का, इनफैक्ट मैंने काफी फ्री सोर्सेज, अनुज जिंदल का भी चैनल है जहाँ पे फ्री सोर्सेज है, तो वहां से मैंने कीवर्ड्स तो प्रिपेयर किए। तो कीवर्ड्स ही जैसे अदर डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज, डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज, तो वहां से मैंने प्रिपेयर किया। बट इट्स नॉट दैट तुमको कोचिंग मटेरियल चाहिए, अगर आप वो ले लेते हो, जो सिलेबस में स्टिक कर करके भी आप करते हो, तो भी सेल्फ प्रिपरेशन इज नॉट दैट बैड। मैं ये आई विल से, बहुत जन बोले कि सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते लोग, जिसके पास टाइम है या जिसका वो है। मेरे पास सबका अलग अलग ऑप्शन है। मेरे पास सिंस कोर्स था, देन आई प्रेफर द कोर्स जहाँ पे सब मिल रहा था चीजें, तो वो तो था ही। ऐसा भी नहीं कि कोर्स को भी ब्लाइंडली फॉलो करो कि वो कोर्स में बहुत सारा मटेरियल से सब पढ़ो, वो भी जरूरत नहीं। जस्ट रिफाइन इट एज पर सिलेबस, जितना चाहिए वही पढ़ो। तो वो कीवर्ड्स थे। और मैनेजमेंट के लिए तो मैनेजमेंट तो बेसिक स्टैटिक रहता है, वो तो आपने वो अलग अलग फ्री सोर्सेज फॉलो कर लिए। फॉर फाइनेंस, हाँ,
फाइनेंस का सर एक तो डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंस जैसे मुझे याद है ओएनडीसी के ऊपर आ गया था एक क्वेश्चन आई थिंक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो सर यहाँ पे भी न्यूज़पेपर जो मैं 1.5 घंटा का बोलता था वहाँ पे भी न्यूज़पेपर काफी हेल्प हो जाता है, स्पेशली बिजनेस स्टैंडर्ड जो आप बिजनेस न्यूज़पेपर हो गए। डिस्क्रिप्टिव में तो वही जो भी फाइनेंस कभी चल रहा है करंट, उसमें ग्रीन फाइनेंस के ऊपर शायद था एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर उसमें भी ऊपर था। सो ऑल दोस थिंग्स कम्स इनटू प्ले कि आप जब आंसर्स लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, और अगर न्यूज़पेपर डेली टच में हो तो डिस्क्रिप्टिव आप लिख ही लोगे अगर आपके पास मेन टॉपिक्स हो। तो वो तो फाइनेंस का हो गया। करंट के लिए सर मैं एडुटेप का जो एमसीक्यूज आते हैं स्पेशली एग्जाम्स के पहले दो महीने वो लोग मैराथन सेशंस कराते हैं। नॉट ओनली एडुटेप, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कराते, तो मैं फ्री तो करता ही था, और एडुटेप का जो पेड भी था तो वो भी करता था। तो ऑब्जेक्टिव वहां से होता था, और डिस्क्रिप्टिव के लिए न्यूज़पेपर हेल्प मी टू राइट एफएम फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव। देखो जी, यहाँ पे एक चीज जैसे आपने न्यूज़पेपर बोला और इंपॉर्टेंस आप बार बार बोल रहे थे, आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन, बट जब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते थे तो क्या आप रीड करते करते टाइम नोट्स बना रहे थे, या न्यूज़पेपर में कुछ अंडरलाइन मार्किंग करते थे, या आप रिमेम्बर करते थे चीजों को? सर मेरा सिंस एडुटेप का मटेरियल था, सो न्यूज़पेपर्स वो लोग भी कवर करके चीजें डाल देते थे। फिर भी मैं इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक तो मेरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, जब पढ़ोगे देन यू विल नो डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। कभी भी मटेरियल में मटेरियल इज ऑलवेज कॉन्साइज, बट न्यूज़पेपर में यू गेट द फुल एडिटोरियल, तो एक होलिस्टिक पिक्चर बनता है जो भी टॉपिक है उसके बारे में। तो वो तो करता था। मैं न्यूज़पेपर हाईलाइट नहीं करता सर, एक बार पढ़ लेता था। हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल गया, वो मैं मेरा नोट्स में या तो पेन कॉपी में रख देता था, या ऑनलाइन में जहाँ पे भी टाइप करना है टाइप कर देता था, ताकि वो जिस भी टॉपिक रिलेटेड है उसमें पेस्ट कर देता था, ताकि एटलीस्ट एग्जाम के आगे लेटेस्ट फैक्ट्स थोड़ा अपडेट भी हो गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो कर देता। तो मेरा सर न्यूज़पेपर का वही था, और बाकी की सोर्सेस के लिए तो एडुटेप का था ही, कंटेंट जो था स्पेशली एग्जाम्स और के पहले जो मेंस के लिए आपने कोई प्रॉपर मॉक टेस्ट फॉलो करा, या बस कोर्सेज से प्रिपरेशन ही करते रहे? मेरा सर मेंस इस बार थोड़ा अलग ही था, बिकॉज 10 जुलाई को प्रीलिम्स था एंड 30 जुलाई को मेंस था, और मेरा 17 जुलाई को सिडबी का ज्वाइनिंग था। सो 10 जुलाई में मैंने प्रीलिम्स दिया, और फिर बाकी सब शॉपिंग वॉपिंग करके निकल गया सिडबी के लिए। सिडबी में गया, वहां पे फ्लैट ढूंढना था, वहां पे तो मुझे सच में मतलब लोग बोलेंगे मे बी दे विल नॉट बिलीव, बट आई डिड नॉट गेट टाइम टू स्टडी प्रॉपर्ली फॉर मेंस। इनफैक्ट मेरे मेंस देने के बाद मेरा सिर्फ ये कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम डुएबल है, अगर इस साल ना भी होता तो नेक्स्ट टाइम निकाल लूंगा, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये मेरा पहला मेंस था, लास्ट टाइम तो 2 प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, तो ये था। लेकिन चलो मेंस निकल गया, अच्छा है, बट देन हाँ, तो वो तो था कि सर बट मॉक्स स्टिल मैंने चलो नहीं ठीक है, दिया। आई गॉट इट, बट स्टिल अगर मॉक टेस्ट लगाते तो क्या जो एडुटैप का है उसी में लगाते, या हाँ एडुटेप पता है, हाँ एडुटेप का सिंस मेरे पास था, अगर नहीं था तब किसी और का खरीदना पड़ता, सिंस मेरे पास एडुटेप का था तो वो ही लगा। ग्रेट? तो देवनी इतना, एंड आई विल बी वेरी ब्लेटेंट, वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस पॉडकास्ट के बाद स्टूडेंट्स ने तो सीखा ही होगा, बट मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं रिगार्डिंग आरबीआई, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक यू वर वेरी ऑनेस्ट इन योर जर्नी। आपने सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई, और आपने कुछ चीजें होती है ना, हम ये सोचते हैं आप भी होल्ड बैक कर लेते हैं, बाद में बताएंगे, तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके डिटेल्स माइन्यूट चीजें भी आपने बहुत अच्छे से शेयर करी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने लाइफ में सक्सेस देखी है, एंड आई जस्ट एडवाइज यू टू जस्ट बी humble as you are right now, just be grateful and keep growing. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स को इतना सारा गाइड करने के लिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की, अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट देवनील कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आके कभी भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करिएगा, कि स्टूडेंट को और ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। श्योर सर, ओके, थैंक यू। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया, बिकॉज अगर आप इस समय तक भी वीडियो देख रहे हैं देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ नया इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा, और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जरूर साबित होगा। तो गाइस अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे बेहतरीन पॉडकास्ट आने वाले हैं इस चैनल पे, तो बने रहिए चैनल के साथ।